Hello students, welcome back to my YouTube channel. So about previous videos we have talked about derivatives. हमने previous video में derivatives के बारे में देखा था. चैप्टर का नाम था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. तो वो चैप्टर हमारा कंक्लूड हो चुका जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था. और प्रीवियस वीडियो में मैंने डेरिवेटिव के ऊपर क्वेश्चंस एक्सक्लूसिवली बताए थे. वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो. मैंने सबकी व्यवस्थित प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है. नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी चेक कर सकते हो वीडियो को. नहीं तो मैं आई पे भी दे दूंगा, आई टैब पे भी, यहाँ से भी आप देख सकते हो. ठीक है. तो आज हम लोग एक नया ही चैप्टर शुरू करने वाले हैं. ये चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेगा. क्लास 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपका इस चैप्टर स्ट्रेट लाइन से शुरू होता है. तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन को हिंदी में बोलते हैं सीधी रेखा या सरल रेखा. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको कैसे रिलेट करेंगे? अच्छा, आपने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा होगा. बेसिक क्लास 9th से स्टार्ट होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल का इक्वेशन. जनरल फॉर्म क्या रहता था? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसमें x क्या था? x को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और y को क्या बोलते थे? डिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x क्या है? अपनी मर्जी से चेंज होगा और जैसे जैसे x चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग y भी चेंज होगा. अब एक बात बताइए, ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता था ग्राफ पे? ये एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है. ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो इसको हम लोग क्या जानते हैं? यही है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन. ऐसा आप कह सकते हो. बट हम लोग इस पर डायरेक्ट जंप करने से पहले और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग ब्रशअप करना पड़ेगा हम लोग को. जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक. जैसे उसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, फिर मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला से ही हमने डिराइव किया था. सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल हम लोग जानते हैं. तो ये सारी चीज़ों को मैं ब्रशअप करवा देता हूँ ताकि आपको एकदम जल्दी से याद आ जाए. और मैं बहुत जल्दी से इन सारी चीज़ों को रिकैप्चुलेट कर देता हूँ जिससे आपको ये चैप्टर को आगे समझने में बहुत आसानी होगी. ठीक है. तो चलिए आइए हम लोग पहले देखते हैं बेसिक्स जो 10th में हमने पढ़ा था. दोबारा से मैं एकदम जल्दी में बताऊंगा. बस आपको बस वो चीज़ें माइंड में है, बस आपको एकदम फ्रेश अप करने के लिए, एकदम ब्रश अप करने के लिए, एकदम तुरंत से माइंड में लाने के लिए वो सारी चीज़ें मैं बस दोबारा बता रहा हूँ. जस्ट एज ए रिविजन आप समझो. तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला की ओर बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट में बता देता हूँ आपको जल्दी से कि किसी भी पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता था? ऐसा कुछ होता था. ये हमारा ओरिजिन होता था. ये ऐसा कुछ होता था. ये y प्राइम, ये y होता था. ये x होता था, ये x प्राइम होता था. इसको कुछ लोग y डैश x डैश भी कहते हैं. यहाँ पे क्या दोनों प्लस प्लस होते थे, x और y. यहाँ पे x निगेटिव y पॉजिटिव होता था. यहाँ पे दोनों निगेटिव होते थे. यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव होता था. तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. इसको ये बेसिक है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. कैसे आप इसको समझ सकते हो? बेसिकली आप समझो कि जहाँ जहाँ ये डैश लगा हुआ है ना, ये क्या कर रहा है? निगेटिव कर रहा है. तो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कैसा लेते हैं? हम लोग x, y का पेयर बनाते हैं. मतलब पहले x फिर y रहता है. तो पहले x, तो इस क्वाड्रेंट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये सारी चीज़ें आपको पता होगी. अगेन आपको लग रहा होगा रिपीटेटिव है, बट स्टिल मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ. सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ये रहा साइन कन्वेंशन. आपको x क्या है? इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या है? पॉजिटिव y होता है, इधर क्या है? नेगेटिव होता है, और नीचे y क्या है? नेगेटिव होता है. तो आप ऐसा समझो जहाँ जहाँ डैश है उसके तरफ बढ़ रहे हो तो नेगेटिव है, और नॉर्मल वाले की तरफ बढ़ रहे हो तो पॉजिटिव है. यहाँ देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है सीन कि x और y दोनों क्या है? नॉर्मल जैसा है. तो हम लोग प्लस प्लस वाला कंसिडर करते हैं. मतलब कोई पॉइंट ऐसा कह रहा है कि 2,5 है तो कहाँ लाई कर रहा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा ऑब्वियसली. और हम लोग मैं अभी तुरंत आपको ये भी बता दूंगा कि ये कैसे पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो अब सेकंड में देखो, तो x हम लोग पहले लिखते हैं. ये ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहेगा. x पहले लिखते हैं, तो x पहले लिखते हैं. लेकिन अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा जा रहा है? डैश वाला. मतलब x निगेटिव y पॉजिटिव. इसमें देखोगे तो y भी निगेटिव, x भी निगेटिव.
तो दोनों नेगेटिव। इसमें देखोगे वाई डैश है और एक्स नॉर्मल है, तो एक्स वाला पहले आता है तो प्लस और माइनस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम था, ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी पॉइंट है जिसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जिसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, कोई भी पॉइंट है जिसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे आपको कोई कहा कि पॉइंट -1,5 को रिप्रेजेंट कीजिए, या आपको 2,3 को रिप्रेजेंट कीजिए, ऐसा मान लो 2 पॉइंट मैं बताता हूँ, बाकी सब आप कर लो। तो 2,3 ये क्या था, हमारा x था, ये क्या था, y था। तो x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब यहाँ इस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये पॉइंट। मैं पहले इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ, एक्स क्वाड्रेंट, तो एक्स का वैल्यू क्या है, 1 2 है, 1 2। वाई का वैल्यू क्या है, 1 2 3, मार्किंग कर देता हूँ। तो एक्स पे क्या है, मैं ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ पॉइंट। एक्स जब 2 रहेगा और वाई जब 3 रहेगा, मतलब यहाँ 2 से ऐसे, वाई जब 3 रहेगा और एक्स जब कितना रहेगा 2, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा क्या, 2,3। एक्स जब 2 और वाई जब 3 रहे। अब बिना डॉटेड लाइन किए भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने बस आपको समझने के लिए बताया कि आपको ऐसे समझ। ये क्या है, एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो -1, ये क्या हो जाएगा -1, और वाई क्या हो जाएगा, यहाँ 3 गया था ना, तो बस 2 यूनिट और ऊपर ले लेते हैं हम, ये 4 ये 5, तो -1,5 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 5 से ये पॉइंट और ये -1 से ऐसे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा क्या, -1,5 हो जाएगा। सिंपल, ये वाला जो पॉइंट होगा, तो इस तरीके से हम लोग, ये ऑरिजिन होता है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, मतलब हम लोग इस पे x भी 0 y भी 0, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी था, आप लोग मोस्ट ऑफ द लोगों को ये आता होगा, मैं मानता हूँ कि आता होगा, बट स्टिल मैंने रिवाइज कराया ताकि आपको ब्रशअप हो जाए, आगे हम लोग को चल के कोई परेशानी इन सब चीज़ों में, बेसिक चीज़ों में फेस कम से कम ना करनी पड़े, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला की तरफ। तो लेट अस सी अबाउट डिस्टेंस फार्मूला नाउ। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला की ओर चर्चा करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, जिस तरह से मैंने पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, अभी हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है, ये P पॉइंट है x1 और y1, ठीक है, और एक Q पॉइंट है x2 और y2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, PQ। इसको हम लोग कैसे लिखते थे, याद है आपको, ऑब्वियसली याद होगा, बहुत आसान है। आप क्या कर लो कि x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये कर लो। आप कुछ भी कर सकते हो, x1 - x2 भी कोई कहे तो वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा, ऑब्वियसली ना, स्क्वायर है ना, फर्क नहीं पड़ता आप किसको किससे घटा रहे हो, पहले स्क्वायर मतलब दोनों को एक ही चीज़ कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था डिस्टेंस फार्मूला, बेसिक है डिस्टेंस फार्मूला, इसका कोई मैं प्रूफ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बस आपको फार्मूला काम आने वाला है। प्रूफ वगैरह के लिए आप क्लास 10 के टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो, बहुत सिंपल प्रूफ होता है, आप एक बार में समझ जाओगे। दूसरा हमारा क्या था, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या था कि हमारा 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, एक P पॉइंट है x1 y1, एक Q पॉइंट है, ठीक है, x2 y2, ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे एक लाइन जा रहा है, लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं हम, कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए आप A पॉइंट है, x, y है, ठीक है। तो अब बताइए, ये जो पॉइंट है इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमको पता है, ठीक है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमको पता है, ठीक है, m/n के। तो इसका कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं क्या, यही है सेक्शन फार्मूला। तो इस सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम x लिखने जाए, x जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, m, अगर इधर वाला हम पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं तो ये mx2 और n के साथ x1 डिवाइडेड बाई m + n हो जाता था, ठीक है, एकदम सिंपल। y कंसिडर करेंगे, y क्या होता था, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m + n। ये है हमारा सेक्शन फार्मूला,
अगर कोई बोले तो इस पर दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे बेसिकली। एक ये m इंटू एन, एम और n फाइंड करने वाला कि कितना रेशियो में ये पॉइंट दिया हुआ है x और y दिया हुआ, कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक क्वेश्चन ऐसा आता था। नहीं तो हमें m और n दिया हुआ है और ये कोऑर्डिनेट पूछा जा सकता है, तो दोनों के लिए हम सेमी फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं। x निकाल रहा है तो mx2 प्लस nx1 बाई m+1। इसी में एक ये इंटरनल डिवीजन का केस था। एक्सटर्नल डिवीजन आएगा ना तो बस नेगेटिव साइन आ जाता है, बस नेगेटिव साइन आ जाता है। एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मतलब, ये यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ नहीं, अब ये लाइन सेगमेंट के कहीं बाहर से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ माइनस। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा एक्सटर्नल डिवीजन तो मैं उसी समय बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं जितना बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो। ये सेक्शन फार्मूला है इंटरनल डिवीजन के लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए, फॉर इंटरनल डिवीजन। अब बताओ ये अगर मिड पॉइंट पे लाई कर जाए, यही पॉइंट m और n जब इक्वल हो जाए, जिस केस में मतलब मिड पॉइंट मतलब क्या, दो बराबर भागों में m और n इक्वल हो जाएगा, तो m और n इक्वल कर दो। मान लो ये इक्वल हो जाता है, m इक्वल्स टू n हो जाता है व्हेन m इक्वल्स टू n। ये क्या है, केस है, व्हेन m इक्वल्स टू n। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, और y बराबर क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। ध्यान से देखो, m प्लस n, ये m कॉमन, ये भी 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये हमारा मिड पॉइंट, ठीक है। किसी भी अगर कहा दिया जाए कि ये दो पॉइंट है, इसके बीच का लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट बताओ, तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये बेसिक था हमारा, सेक्शन फार्मूला से ये चीज़ डिराइव हुई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें बस रिकैप्चुलेट करा रहा था मैं, बस रिकैप्चर करा रहा था कि आपको ये सब चीज़ें आती है, मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी बट स्टिल आई वाज जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स लाइक दिस सेक्शन फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो रियल चैप्टर है स्ट्रेट लाइन्स उसकी तरफ, उसको हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए आइए हम लोग स्ट्रेट लाइन का पहला टॉपिक जो कि है स्लोप, उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने वाले हैं स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कोई भी चीज़ आप देखे होंगे घर में, जो घर में जनरली किसी किसी घरों में गाड़ी चढ़ाने के लिए जो दिया हुआ रहता है, तो मान लो आपका ऐसा यहाँ पे ये गेट है जिस पे गाड़ी को चढ़ाना है, ये दिया हुआ कैसे रहता है, ऐसे कुछ एंगल पे रहता है। ये मान लो आपका रोड है यहाँ से ऐसे, तो ये कुछ एंगल रहता है रोड से, ऐसा चढ़ाना है ऊपर आपका, तो कुछ एंगल। तो उसी तरह से हर एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन रहेगा आपका, जैसे मान लो ये है स्ट्रेट लाइन, ये ऑरिजिन है, ये हमारा x है, ये y है, ये x प्राइम, ये y प्राइम है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन रहेगा, जैसे ऐसे मान लो कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो उसका कुछ इंक्लिनेशन रहेगा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, जिसको मैं अभी फिलहाल के लिए थीटा कह देता हूँ। तो ये इंक्लिनेशन है, ये थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। हमेशा हम लोग जो स्लोप डिफाइन करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन है थीटा, इसी का टेंजेंट ले लेते हैं ना, मतलब जो टैन थीटा होता है ना, यही होता है स्लोप, और इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, बस एकदम सिंपल। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट the tangent of the angle of inclination, you can say tangent of the angle of inclination with the positive x axis। positive x axis मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में। नेगेटिव x axis क्या होता है, इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा, इसमें कोई शंका ही नहीं है ऑब्वियसली। तो tan थीटा क्या होता है, स्लोप। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बात रहा कि स्लोप क्या था, मतलब ये क्या एग्जांपल दिया, इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि स्लोप है, स्लोप बनाया है। तो स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप मतलब ये जो एंगल यहाँ बन रहा होगा ना, हम लोग ऐसे अगर यहाँ से देखा जाए तो ये तो निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ है, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनेगा ना, ये 180 माइनस थीटा एंगल है पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो इसका जो tan लेंगे ना, tan ऑफ 180 माइनस थीटा, तो ये जो हमारा आएगा ना वो बेसिकली इसका स्लोप होगा। इस लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन जिस पे हम गाड़ी चढ़ाने की बात कर रहे थे, इस पर क्या है, इसका स्लोप आता है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप वो एंगल नहीं होता है, स्लोप उसका tan थीटा होता है, ठीक है। तो m इक्वल्स टू tan थीटा, यहाँ से एक फार्मूला। तो आपको कोई कहे कि कोई लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसका स्लोप क्या होगा, तो हम लोग सिंपल कहेंगे कि उसका जो स्लोप होगा, m जो होगा उसका क्या होगा, tan ऑफ 30 डिग्री। तो tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, मतलब उस लाइन का जो स्लोप होगा 1/√3 होगा। इसी तरह 60 डिग्री पूछे तो वो √3। स्लोप एकदम सिंपल है। अब आपको एंगल दे रखा है तो आप निकाल सकते हो स्लोप, ठीक है।
बट हर बार एंगल दिया रहा ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार एंगल आपको मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, तो अब मैं एक सिनेरियो देता हूँ जिसमें आपको क्या है कि एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे P है x1 और y1 दिया हुआ है और Q है x2 और y2 दिया हुआ है। ठीक है, x1 y1 x2 y2, ये P Q पॉइंट, दो पॉइंट दिया हुआ है। ऐसा कहा दिया कि कोई लाइन है वो दो पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ना, ये पॉइंट एक मान लो यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो दो पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, अब बताइए इस लाइन का स्लोप क्या है, तो उसके केस में क्या करना पड़ेगा। अभी ये एंगल थीटा आप मान के चलो, इसको थोड़ा मैं सिंप्लिसिटी के लिए, फिगर के सिंप्लिसिटी के लिए मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ। ठीक है, फिर आप ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट P पॉइंट क्या है, इसको P मान लेते हैं हम x1 y1, इसको Q मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, ये P पॉइंट इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, ये x2 है, हाँ, और ये x1 है, तो ये दूरी क्या होगी x2 माइनस x1, जो दूरी यही, ये दूरी और ये दूरी। अच्छा, यहाँ ये सबसे बड़ी वाली दूरी y2 है, ये इतनी y1 है, तो ये क्या होगी y2 माइनस y1, सिंपल। तो इस ट्रायंगल का tan थीटा क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan थीटा बराबर क्या होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आया समझ में। तो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इज गिवन बाय y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसको कोई लोग ऐसे भी कह सकता है कि स्लोप जो होगा, मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, m इक्वल्स टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। एक ही बात है ना, ऊपर नीचे -1 से गुना कर दिया है ना, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। y1 माइनस y2 बोलो, y2 माइनस y1 बोलो, लेकिन ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर ऊपर मेंटेन किया वही ऑर्डर नीचे भी मेंटेन करना। तो y2 माइनस y1 किया तो x2 माइनस y1 माइनस y2 किया तो x1 माइनस x2 यहाँ किया है। ठीक है, तो ये हमारा आइडिया था स्लोप के बारे में। तो हमने दो तरीके से स्लोप निकालना यहाँ पे सीखा है। कैसे सीखा है, एक सीखा कि डायरेक्ट एंगल दिया हुआ रहे तब कैसे निकालेंगे, एक सीखा कि ये एंगल जो दिया है, ये एंगल नहीं दे करके हमको दो पॉइंट दिया है, इस दोनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, तो इसका हम लोग स्लोप निकालना है। तो इस केस में भी हम लोग ये स्लोप, डायरेक्ट स्लोप ये आता है y2 माइनस y1। ध्यान से देखो, ये tan थीटा ही है, इसका अब तुमको कुछ नहीं करना है, ये जो है ये तुम्हारा स्लोप निकल के ही आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो स्लोप है क्या निकल के ही आया है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पर मैं लेता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है, मैंने ऐसी रैंडम एग्जाम्पल लिया। एक क्या पॉइंट दे रखा है, हमारा P है, ये Q है, क्या ये दो पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, बस दो पॉइंट की जरूरत है हमको, इसका स्लोप है। तो स्लोप बराबर क्या हम बताए थे, y2, ये क्या होगा y1, ये y2, तो 4 माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय, हमने पहले y2 4 को कंसिडर किया, तो -1 ऑफ -3। ठीक है, तो 4 और 2 6 और 3 और 1 4, तो ये -4 हो जाएगा, तो ये माइनस ऊपर लिख दूँ तो क्या -3/2 हो जाएगा। तो ये -3/2 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा इस केस में क्या है, स्लोप हमारा ये स्लोप है। तो अगर दो पॉइंट दिया रहा स्लोप पूछे तो आपको क्या करना है, सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देना, जैसा मैंने अभी किया वैसे ही। एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल जो मैंने बताया उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जान गए कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग दो बेसिक कंडीशन के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे दो लाइन, अगर दो लाइन की बात करें तो दो लाइन अगर पैरेलल हो जाए तो क्या कंडीशन आ रहा होगा, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या हो रहा होगा, ऐसा बात कर सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दो लाइन के बीच जनरल एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, दो लाइन के बीच जनरल जो एंगल होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो क्या कंडीशन रहता है, क्या क्या चीजें होती है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं दो लाइन पैरेलल। पहले हम लोग किसका कंडीशन देखेंगे, पैरेललिज्म, इसी को पैरेललिज्म कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलैरिटी अलग है, पैरेललिज्म अलग है। पैरेललिज्म मतलब क्या, जब दो लाइन पैरेलल हो जाए, समानांतर हो जाए। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ। पैरेलल लाइन मतलब ये देखो ऐसे एकदम पैरेलल,
जिसका आपको देखने से कहीं ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये लाइन या तो एक जगह से स्टार्ट हुआ होगा, एक जगह से उद्गम स्थल होगा, या आगे जाके कहीं इन्फिनिटी आगे जाके कहीं मिल रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत ना उसको पैरेलल लेमैन की भाषा में हम बताएं। लेमैन मतलब एक रोड चलता आदमी को भी आप समझा सकते हो। अगर पूछे पैरेलल लाइन समांतर रेखा क्या होती है, तो बोलो कि आपको कोई ऐसा लाइन दिखे जो एकदम दो लाइन पेयर ऑफ एक लाइन का ऐसा जोड़ा दिखे जो आपको एक जगह से ना निकला हुआ दिखता हो, ना आगे जाके आपको मिलता हुआ दिखता हो। ठीक है, तो वो आपका तो ये दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, उसको पैरेलल लाइन कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में जाएं तो पैरेलल लाइन आर दोज लाइन जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये दूरी नापोगे ना और ये दूरी कहीं आगे जाके फिर नापोगे ना, तो दूरी जो है दोनों के बीच की दूरी बराबर आएगी, समान आएगी। जैसे आप इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम इस दुनिया का उदाहरण देना चाहे, रियल वर्ल्ड का उदाहरण देना चाहें, तो पटरी की लाइन, रेल की पटरी। रेल की पटरी जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है पैरेलल लाइन का। ठीक है, रेल की पटरी आप देखे हो न एक जगह से स्टार्ट होती है न एक जगह पे मिलती है, वो अलग बात है, एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, वो बात अलग है कहीं कहीं, लेकिन वो जंक्शन पे होता है, वो सबसे हमको कोई लेना देना नहीं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास रेल की पटरी है, उसको आप रेलवे ट्रैक्स को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो पैरेलल लाइन समझा। ठीक है, तो पैरेलल लाइन समझा, और पैरेलल लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, ये देखो, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में या तो 180 डिग्री का एंगल है या तो 0 डिग्री का एंगल है। अगर दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं तो 0 डिग्री, एक ऐसे जा रहा है एक वैसे भी तो आ सकता है, विपरीत भी तो हो सकता है। जैसे एक तार है जिसमें करंट इधर जा रहा है और दूसरा तार है जिसमें करंट इधर आ रहा है, तो इस केस में 180 डिग्री हम कह सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 0 डिग्री कहेंगे। ठीक है, बस इतना ही सा बेसिक डिफरेंस है, तो 0 रखो या 180 डिग्री रखो, मैथ में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस पड़ता नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग दिखाते हैं आपको पैरेललिज्म का कंडीशन, पैरेलल लाइन का कंडीशन। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा। अब ये देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ। ठीक है, कोई भी लाइन है, दो लाइन अगर हम पैरेलल कह रहे हैं तो इसका ये मतलब मैं कह सकता हूँ, अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी आप नाप लो, तो इसका मैं ये एक और मतलब निकाल सकता हूँ कि ये अगर थीटा बना रहा होगा और ये अगर फाई बना रहा होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी दोनों का सेम हो रहा होगा, यानी कि थीटा और फाई जो हो रहे होंगे आपस में इक्वल रहे होंगे। थीटा और फाई जो रहे होंगे आपस में इक्वल रहे होंगे, समान। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है ना जी। थीटा और फाई जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हम दोनों को पैरेलल नहीं कर सकते। थीटा और फाई इक्वल नहीं हुआ मतलब क्या, एक का जो है वो इंक्लिनेशन ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे ऐसे हो जाएगा तो लाइन जाके क्रॉस कर जाएगा, तो ये पैरेलल नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो थीटा और फाई इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा और tan फाई भी इक्वल होंगे ना। ये क्या है, थीटा हम L1 मान लेते हैं लाइन, इसको L2 लाइन मान लेते हैं, तो L1 का स्लोप m1 इक्वल्स टू m2। यही है हमारा कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, ये डबल जो सीधी रेखा दो बार खींची उसका नाम पैरेलल होता है। तो पैरेललिज्म m1 इक्वल्स टू m2, इसका क्या मतलब है कि दो लाइन का स्लोप अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग कह देंगे कि दोनों लाइन पैरेलल है। दो लाइन का अगर स्लोप इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या कह देंगे कि दोनों लाइन पैरेलल है। सीधा सा मतलब है, कहाँ से आया, दोनों का इंक्लिनेशन सेम रहा होगा, तो इंक्लिनेशन सेम तो स्लोप सेम, सीधा कह सकते हो। तो दो लाइन का अगर स्लोप सेम हो जाए, m1 इक्वल्स टू m2 जो है हमारा कंडीशन है टू लाइन का पैरेलल होने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे, एक दूसरे पे लंबवत, मतलब लंबवत हिंदी में बोलते हैं परपेंडिकुलर को, मतलब परपेंडिकुलर कैसे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फिगर को चेंज करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ फिर जगह बनाता हूँ। तो अब हम लोग देखने वाले कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। दो लाइन परपेंडिकुलर है, हम पहले ही लिख देते हैं। परपेंडिकुलरिटी मतलब क्या, L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 L2 दो लाइन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, ये भी x है, ये भी y है, ये भी x प्राइम है,
ठीक है। एक लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन मैं मान लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब ये इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा गया कि L1 और L2 परपेंडिकुलर है, तो मैं कह सकता हूँ अच्छा L1 का जो ये है एंगल जो बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और L2 जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, तो L1 का एंगल हम α1 मान लेते हैं, L2 का हम α2 मान लेते हैं, ठीक है। L1 का α1 मान लेते हैं, L2 का α2 मान लेते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना। तो अच्छा एक बात बताओ, ये एक ट्रायंगल है, ये जो है ये वाला पार्ट अगर मैं देखूं तो एक ट्रायंगल है जिसको मैंने दोबारा से शेड किया, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा भी ट्रायंगल हो तो जनरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है अपोजिट दो इंटीरियर के सम के इक्वल होता है। मतलब जो α1 होगा वो किसके इक्वल होगा, α2 प्लस 90 डिग्री, α2 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो इधर दोनों साइड हम tan ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ α1 इक्वल्स टू tan ऑफ α2 प्लस 90। अच्छा एक बात बताओ, tan ऑफ α1 तो एज इट इज रह जाएगा, tan ऑफ α2 प्लस 90 क्या होगा, α2 90 से कम है और 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस 90, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो पहले हम माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा का केस है, π/2 या 3π/2 प्लस थीटा का केस में क्या tan जो है कॉट में चेंज हो जाएगा, 3π/2 या π/2 के केस में क्या है, tan कॉट में चेंज हो जाता था, 180 और 360 के केस में कुछ बदलाव नहीं आता था। तो इसको हम लोग 1/tan ऑफ α2 लिख सकते हैं, जैसे tan ऑफ α1 लिखे, इसको हम -1/tan ऑफ α2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक स्टेप मैं बढ़ाऊँ तो tan α1 tan α2 इक्वल्स टू -1, यह है कंडीशन, सिंपल। ये tan α1 क्या है और tan α2 क्या है बता सकते हो। tan α1 कुछ और नहीं m1 है, L1 का स्लोप m1 है, ये m2 है, मतलब कंडीशन आ गया हमारा, क्या कंडीशन आ गया, m1 डॉट m2 इज इक्वल्स टू -1। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट नेगेटिव ऑफ 1 होगा, बहुत सिंपल। ये दोनों कंडीशन हम लोग परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म दोनों का कंडीशन हम आपको दोबारा से ला के दिखाएंगे, अभी जब हम पढ़ाएंगे, जब तुरंत अभी डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन ना, तो फिर से ये दोनों कंडीशन हम ला के दिखा देंगे आपको, वहाँ से भी लाया जा सकता है, बट बेसिक आइडिया आप समझो। कहने का क्या मतलब, जब दो लाइन जब परपेंडिकुलर कब होंगे, जब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा तभी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे। मतलब यहाँ क्या tan α1 tan α2 आ रहा था -1 के इक्वल, तो tan α1 क्या हुआ, tan α1 क्या है, जो भी एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है उसका tan लेंगे, तो ये m1, ये कुछ और नहीं, m1 स्लोप है m2 स्लोप है, ठीक है। तो परपेंडिकुलरिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, कंडीशन क्या है परपेंडिकुलरिटी का, पैरेललिज्म मैंने जिससे इससे पहले पढ़ा है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं बताता हूँ, अब तो हमने देखा कि दो लाइन या तो पैरेलल या तो परपेंडिकुलर, ठीक है। कुछ ऐसा भी तो केस हो सकता है कि ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है या कुछ एंगल फाई बना रहा है, ठीक है। तो अब बताइए सर कि ये क्या हो रहा होगा, इस केस में क्या होगा, थीटा नॉर्मल एंगल, हम लोग जनरल एंगल डिफाइन कर रहे हैं ना, परपेंडिकुलर में तो पता था कि 90 डिग्री है इंटरसेक्शन एंगल, लेकिन अब हमको नहीं पता है, तो वो जनरल फार्मूला हम लोग डिफाइन करेंगे जिससे हम लोग बता पाएंगे कि जो एंगल होगा वो जनरल किसी भी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पे कितना एंगल बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग उस टॉपिक को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच एंगल, हम लोग अब जनरल एक फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस में मैं पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। आप देखो इस तरह से ये लाइन L1 है, ये दोनों तरफ से एक्सटेंड की जा सकती है, और एक लाइन में L2 ले लेता हूँ, ठीक है, L2 है, ठीक है। L2 का इंक्लिनेशन क्या है, α2 है, L1 का इंक्लिनेशन क्या है, α1 है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है क्या है, ये फाई मैं मान लेता हूँ, ये एंगल थीटा मान लेता हूँ। तो थीटा और फाई का रिलेशन क्या है, थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, सिंपल है ना।
थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, फिर से ये ट्रायंगल बना, ये वाला जो एरिया, ये वाला जो पोर्शन बना, ये ट्रायंगल बना, तो फिर से ये ट्रायंगल बना। ये ऑब्वियसली ये ऑरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है, इधर का एक्स प्राइम और ये वाई प्राइम, इन दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये जो ट्रायंगल बना, इसमें फिर से आप देखो कि मुझे ये एंगल चाहिए, ये, तो इसको मैं 1 मिनट के लिए थीटा के सामने वाले को मैं बीटा मान लेता हूँ। तो क्या अल्फा वन प्लस बीटा इक्वल्स टू मैं अल्फा टू लिख सकता हूँ। तो बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा टू माइनस अल्फा वन, अल्फा टू माइनस अल्फा वन। तो बीटा और थीटा इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं डायरेक्ट ऐसा आपको कहूँ 1 मिनट में, तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा टू माइनस अल्फा वन, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक काम करो, दोनों तरफ हमको ये क्या, यही तो थीटा चाहिए, यही तो थीटा चाहिए हमको। तो इसी तरह का दोनों तरफ tan ले लो। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा टू माइनस अल्फा वन। तो tan ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था tan ऑफ अल्फा टू माइनस tan ऑफ अल्फा वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा वन इंटू tan ऑफ अल्फा टू। सिंपल। अब ये tan अल्फा टू tan अल्फा वन क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा टू कुछ और नहीं, L2 का इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव, और अल्फा वन क्या है, L1 का इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं M2 लिख सकता हूँ माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। ये क्या है, ये स्लोप ही तो है L2 का, ये L1 का स्लोप है, ध्यान से देखो। तो M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि tan ऑफ थीटा जो होगा वो क्या होगा, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। अच्छा एक बात बताओ, कोई कहे कि अब आपने तो ये केस लिया जिसमें से दोनों एक्यूट थे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ केस हो कि ये ऐसे लाइन जा रहा है और ये जो है ये ऐसे है, तो मतलब ये जो एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा वन है, ये तो एक्यूट है लेकिन ये ऑब्ट्यूज हो जाए, ये अल्फा टू जो है ऑब्ट्यूज हो जाए, तो उस केस में यहाँ माइनस का साइन आएगा। तो अगेन M1 माइनस M2 का केस होने लगेगा। तो और एक और केस हो सकता है, एक केस ये भी हो सकता है कि दोनों ऑब्ट्यूज हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ये अल्फा, ये आप एक्स एक्सिस के साथ इसको अल्फा टू कह रहे हो, और ये भी ऐसे जाके इधर कहीं मैच करे, तो ये भी अल्फा वन, तो ऐसा ट्रायंगल भी तो हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, तो ओवरऑल कंबाइन जब कर देंगे दोनों केस को, तो पॉजिटिव निगेटिव सब कंसिडर करने के बाद हमारा जो फार्मूला आएगा वो ये आएगा। क्या आएगा, बस एक मॉडुलस साइन, और सारे केस को कंसिडर कर लिया गया है। दोनों केस, जब ये ऑब्ट्यूज हो, जब दोनों ऑब्ट्यूज हो, या फिर दोनों अल्फा टू ऑब्ट्यूज हो, या फिर अल्फा वन ऑब्ट्यूज हो, दोनों केस को। तो हमारा क्या जो फार्मूला, फाइनल फार्मूला आता है एंगल बिटवीन टू लाइन का, tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, दो लाइन पैरेलल होते थे, मैंने अभी पैरेललिज्म का कंडीशन बताया, तो दो लाइन पैरेलल होते थे जब M1 इक्वल्स टू M2 होता था, ठीक है, और परपेंडिकुलर होते थे तो M1 M2 का जो प्रोडक्ट होता था M1 इंटू M2 माइनस 1 के इक्वल। तो पैरेलल का मतलब क्या, 0 या 180 डिग्री, दोनों जगह ही, दोनों 0 लो या 180 डिग्री लो, tan ऑफ क्या होगा उसका 0 होगा, tan 0 या tan 180 दोनों का वैल्यू 0 होता है। तो ये क्वांटिटी 0 है, इसका मतलब क्या, नीचे वाली तो 0 नहीं होगी ऑब्वियसली, ऊपर वाली, इसको 0 कराओगे तो M2 इक्वल्स टू M1 आ जाएगा। जब हम M2 माइनस M1 को अगर 0 कराएंगे तो ये 0 आएगा ना, ये कंडीशन। तो दो लाइन पैरेलल हो गए, यहाँ से भी आ गया ये कंडीशन। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा का वैल्यू क्या 90 डिग्री होगा। तो tan ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मतलब कैसे आएगा, या नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड कैसे आएगा, जब ये नीचे वाला 0 हो जाए, तो नीचे वाला 0 होता है तो हम लोग जानते हैं क्वांटिटी नॉट डिफाइंड, तो 1 प्लस M1 M2 जब 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है, M1 M2 जो होगा वो माइनस ऑफ 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर लाइन का कंसेप्ट आता है, टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, M1 M2 जब स्लोप्स का प्रोडक्ट नेगेटिव ऑफ 1, तो यहाँ से भी हम लोग वो चीज़ डिराइव कर सकते हैं।
ये दोनों केस का डेरिवेशन मैंने जान के नहीं दिखाया क्योंकि डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये फार्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आप फार्मूला ऐसे याद रख सकते हो, tan ऑफ थीटा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 मॉड का साइन के साथ। मॉड का साइन कभी मत भूलना, क्योंकि मॉड का साइन अगर आप भूले तो उसके कारण क्या होगा कि फिर आप ये दोनों केसेस को कंसिडर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी, स्लोप ऑफ द लाइन और ये एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इन सब जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए, इन सब पे प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूँ। सो डोंट वरी, इस सीरीज का हमारा ऐसा रहेगा कि मैं एक वीडियो में केवल कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और अगले वीडियो में मैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर पाएंगे, आई होप सो। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।